नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन में आज सोना है, जहां पर एक यू टर्न हमने आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स ऑन द हायर साइड से यहां पर कुछ मुनाफा वसूली है, डॉलर इंडेक्स में हल्की सी बढ़त है और आज 9:30 बजे इंडियन टाइम पे यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से लेटर्स जाएंगे, चाहे वो डील के लिए होंगे या फिर टैरिफ्स बढ़ाने के लिए होंगे। तो उसके पहले ऑफ कोर्स यहाँ पर किस तरह की स्थिति बननी चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे ओपेक की, जहाँ पर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपुट इंक्रीज यहाँ पर आता हुआ देखा है अगस्त के महीने में। अप्रैल में जो था उससे कम 3 गुना ज़्यादा हमने यहाँ पर अगस्त में आता हुआ देखा है। तो जो लगातार ओपेक की बढ़ती हुई आउटपुट है, इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है प्राइसेस पे, इस पर भी होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोयाबीन तेल की, क्योंकि अगर आप फर्स्ट हाफ 2025 निकाल के देखें तो ऑफकोर्स सोने चांदी ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, प्लैटिनम में उससे बेहतरीन दिया है, लेकिन सोयाबीन ने यहाँ पर 30% तक के गेंस भी बना के दिए हैं, जो कि सोने चांदी से बेहतर रिटर्न्स हैं। यहाँ पर आगे किस तरह के क्यूज रह सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजीसी के पास चेयरमैन नितिन खंडेलवाल हैं, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह, और ब्रेक के बाद होंगे सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल से कर लेते हैं। कुणाल, जिस तरह की मूवमेंट देखने को मिली है और ओपेक प्लस का जो आउटपुट हाइक है, कैसे रीड करते हैं और क्या इम्पैक्ट देखते हैं प्राइसेस पर? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। सो अगर आप देखेंगे, इट्स टू मच अनसर्टेन राइट नाउ। कुछ भी कहना मतलब ट्रेडिंग के लिहाज से मुश्किल है, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि वट एवर मिस्टर ट्रम्प डज, ओके, फंडामेंटल उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। नियर टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दबाव बना रहेगा गोल्ड पे, बिकॉज ऑफ द डिमांड साइड नॉट रिस्पॉन्डिंग। थोड़ा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, $3250 $3260 तक फिर से एक बार गोल्ड नीचे जा सकता है। सो नियर टर्म में मुझे अपसाइड लिमिटेड लग रही है। लॉन्गर टर्म में आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके फिर से परफॉर्म करेगा, बट नियर टर्म में लग रहा है कि एक बार 95,500 के आसपास फिर से जाने की पॉसिबिलिटी है गोल्ड में। तो बात हुई गोल्ड की, जहां पर जैसे आपने कहा 95,000 तक एक बार सोना यहां पर जा सकता है। लेकिन कुणाल, क्रूड ऑयल में यहां पर क्या लगता है, क्योंकि क्रूड में भी कुछ प्रेशर बनता हुआ नजर आया है और जिस तरह से ओपेक प्लस ने हमने आउटपुट बढ़ता हुआ देखा है, उसका क्या इम्पैक्ट आगे जाता हुआ देखते हैं? जी देखिए, क्रूड में एक साइड ऐसा है कि ओपेक प्लस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हिंट दे रहा है, यूएस में भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें हो रही है, बट दूसरी साइड पे सऊदी अरेबिया ने अपना जो ऑफिशियल सेलिंग प्राइस है एशिया का, वो बढ़ा दिया है। सो ओएसपी सब सऊदी अरेबिया बढ़ा रहा है। दिस मीन्स दैट दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर डिमांड फ्रॉम एशिया। सो जब डिमांड अच्छी है तभी प्राइस बढ़ सकते हैं। सो मुझे बहुत बड़ी मंदी नहीं लग रही है सप्लाई बढ़ने के कारण। $1-2 नीचे जा सकता है यहाँ से, बट मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ ऑयल में। मेरी राय में 5500 5450 मैक्सिमम डाउनसाइड है, उससे ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रही है। सब नेगेटिव न्यूज क्रूड में प्राइस्ड इन है, बड़ी तेजी भी नहीं लग रही है अपसाइड में $5700 के ऊपर। तो 5400 और 5700 के बीच में क्रूड ट्रेड करता हुआ आपको देखने मिलेगा। और अगर बहुत 40-50 रुपए नीचे आता है तो मैं बाइंग करने के लिए रिकमेंड करूंगा। कुणाल, साथ ही नेचुरल गैस कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्टिफ रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं? नेचुरल गैस में भी फंडामेंटल थोड़े सपोर्टिव नजर नहीं आ रहे टाइम बिंग के लिए। सो नेचुरल गैस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 275 टू 74 तक एक बार जा सकता है। 292 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 286 पे सेल करना चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में देखने को मिल सकती है, और जैसे कुणाल ने पहले हमसे कहा कि सोने में कुछ और मुनाफा वसूली भी आ सकती है। हम अपने साथ नितिन खंडेलवाल जी को जोड़ते हैं अब चर्चा में। नितिन जी, जो कुणाल ने पहले कहा कि 96,600 के लेवल्स फिलहाल हैं, लेकिन 95,000 तक एक बार सोना यहाँ पर आ सकता है, आपकी क्या सेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल सोने के प्राइसेस को लेकर? देखो, चांसेस से तो डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये गोल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि काफी लोग थोड़े से बाइंग के लिए रुके हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया मौका होगा ये बाइंग करने का। और जैसा कि डिमांड इसलिए कम है अभी कि ये पूरे साल का सबसे स्लैक सीजन होता है, लेकिन अभी अगले महीने से पूरे वर्ल्ड में 17 बड़ी एग्जीबिशन हो रही है। ऐसी छोटी मोटी तो बहुत होती है, तो उसके चलते बहुत अच्छा प्रिपरेशन होलसेल मार्केट में और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से चल रहा है। ये होने के बाद में बारी आती है रिटेलर्स की, तो मुझे लगता है कि डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। फिलहाल डिमांड कम है क्योंकि बारिश का मौसम है, शादियां नहीं है और ऐसा कोई ओकेजन भी नहीं है।
17 एग्जीबिशंस हैं, बाकी के बचे हुए 2025 में तो क्लियरली वहाँ से डिमांड और क्रिएटिविटी निकल के आएगी। आज जैसे आपने कहा कि जुलाई एक बहुत पॉजिटिव महीना नहीं होता है, लेकिन अगस्त में ऑफ कोर्स यहाँ पर गणपति, रक्षाबंधन, ओणम, ये सारे के सारे फेस्टिवल्स आने शुरू हो जाते हैं। किस तरह की तैयारी है और किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन है? देखो, सबसे बड़ी तैयारी जो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल कर रही है वो कर रही है लकी लक्ष्मी और शुभ लक्ष्मी। हम लोग आने वाले नवरात्रा से लेके पोस्ट दिवाली तक के एक पूरा इंडिया के अंदर बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं जो कंज्यूमर को डेडिकेटेड रहेगा। जितनी भी एग्जीबिशन हो रही है B2B हो रही है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने डिसाइड किया है कि हमको B2C डिमांड निकालने की है। जिस समय लोगों के पास पैसा रहेगा वो पैसा हमारे जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ कैसा ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट होगा, उसके लिए पार्टिसिपेंट्स के लिए पूरा नेटवर्किंग तैयार हो गया है। पूरी मीटिंग से उसके अंदर हो गई है। तो इस बार गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि इस लकी लक्ष्मी की वजह से 22 से 25% तक के डिमांड हाइक होने वाली है उसके अंदर। और किस तरह की तैयारी है, क्योंकि जिनसे लोगों से हमारी बात हो रही है नितिन जी, उनका मानना है कि यहाँ पर लाइट वेट लाइट कैरेटेजेस चलेंगी। देखिए, लाइट कैरेट की चर्चा शुरू हो गई है। जीजेसी इसके ऊपर एक मंथन कर रही है। आगे आने वाले समय पे हम मीटिंग भी कर रहे हैं। इस मीटिंग में हम रिकमेंड करना नहीं करना उसके ऊपर डिबेट करवाने वाले हैं, क्योंकि रेट इतने बढ़ गए हैं। बस हमारी कंडीशन एक ही रहेंगी उसके अंदर कि सेल व्हाट यू से व्हाट यू सेल, वो ये कंडीशन रहने वाली है। और तैयारी तो मैंने जैसा आपको बताया ना कि लकी लक्ष्मी एक गेम चेंजर प्लान होने वाला है। हमने इसके पहले भी 4 बार किया है और उससे हमने काफी लर्निंग ली है। तो इस बार की जो लकी लक्ष्मी हम लोग करने जा रहे हैं ये बहुत ही रिफाइंड है और ये पूरी फ्लोलेस होने वाली है। जब नया नया प्रयोग करते हैं तो कुछ फ्लो भी उसमें रह जाते हैं। तो इस बार ये बहुत जबरदस्त स्कीम आने वाली, जिसके चलते ज्वेलरी के डिमांड में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जो थोड़ी मंदी आई है ना उसके पीछे रीजन भी ये रहा है कि जो 3 वीक का टेरिफ कंफर्ट दिया है, डिबेट चल रही है ट्रंप की तरफ से। दूसरा, तेजी इसलिए भी आ सकती है क्योंकि जब ये इंटरनेशनल टूर पे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे 5 कंट्री के, वहां उन्होंने ब्रिक्स की कमिटमेंट को दोहराया है कि ब्रिक्स के साथ में हम आने वाले हैं करके। ये सारा देखते हुए मुझे लगता है आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स जो है वो बहुत कमजोर होगा। अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है तो गोल्ड 100% बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन गेम चेंजर प्लान अभी हम लोग लेके आ रहे हैं। फेयर पॉइंट दैट। तो नितिन जी, वो देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये लकी लक्ष्मी आपके लिए यहाँ पर काम करती है। और जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ काफ़ी सारी एग्जीबिशंस जो हैं वो B2B हैं, तो B2C में यहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर के इन्वॉल्वमेंट का यहाँ पर एक फ़ायदा इंडस्ट्री को इंडस्ट्री को आता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और प्राइसेस पे और डिमांड एस्टिमेट्स पे बात भी करने के लिए। एक नज़र यहाँ पर चांदी पे डाल लेते हैं, क्योंकि 37 के करीब करीब जाती हुई 13 ईयर हाइज के बहुत करीब। कुणाल, इवन एज बाकी कमोडिटीज़ में कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन चांदी में हमने एक रेजिलियंस आते हुए देखी है। करंट लेवल्स पे क्या करने की राय देंगे? अगर आप देखिए चांदी में एक कंसेंसस ही है अभी कि ध्यान तेजी है। सो वॉलेटिलिटी बीच बीच में आती रहेगी, छोटे मोटे फॉल आते रहेंगे। सो आई डू नॉट डिसएग्री विद द कंसेंसस। द कंसेंसस इज बुलिश और हमारा भी व्यू बुलिश ही है सिल्वर में। बट जो ट्रेडर्स है उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि डिप पे बाई कीजिए और ऊपर में बेचिए। जनरली क्या होता है, जब 2-3 हजार बढ़ जाता है तब सब वेकअप कॉल लेके लेने निकलते हैं। ऐसा मत कीजिए कभी भी। ये फॉल अभी आज 500 रुपए डाउन है समझो, और 500 रुपए डाउन जाता है तो वहां पे आप बाय कीजिए। ट्रेडिंग बाय करके ही काम कीजिए। ओवरऑल व्यू सिल्वर में तेजी का है। टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी उसमें मैं आप कोई कुछ नहीं कर सकता है। नोबडी नोज ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं, कौन सा कितना टैरिफ साइन करेंगे, कितना डिस्काउंट देंगे, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर। सो माय व्यू इज सिल्वर के लिए डिप पे बाय कीजिए, क्योंकि इसके फंडामेंटली तेज है। आप देखिए प्लेटिनम के साथ क्या हुआ। प्लेटिनम के प्राइसेस 20% बढ़ गए हैं इन स्पैन ऑफ नो टाइम। जहां पे शॉर्टेज डेवलप होती है वहां पे ध्यान तेजी हो जाता है। सो सिल्वर में हमारा ध्यान तेजी का है, शॉर्टेज डेवलप्ड है। कुणाल, साथ ही साथ कॉपर में क्या सेंस है अब यहाँ पर अपने हाईज छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी है। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस हायर लेवल्स पे है, लेकिन चाहे वो एलएमई है, शंघाई है, यूएस मार्केट्स हैं, हमने कॉपर को सभी जगह यहाँ पर तेज होता हुआ देखा है। क्या करंट रेजिस्टेंस लेवल्स निकलता हुआ देखते हैं? देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट में जो स्प्रेड्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं थोड़ी मार्केट में जो सप्लाई कंसर्न्स बने हुए थे वो थोड़े ईज आउट हुए हैं। बट जैसे मैंने सिल्वर का कहा, कॉपर के भी फंडामेंटल बहुत तेजी के है। कॉन्सेंट्रेट मार्केट बहुत टाइट है। सो कोई भी टैरिफ रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आते हैं या कुछ भी आता है या छोटा सा डिप आता है तो कॉपर इज अ बाय।
मुझे कॉपर 900 रुपया 905 रुपया शॉर्ट टर्म में जाता हुआ नजर आ रहा है। 886 के आसपास बाय कर सकते हैं, 880 का स्टॉप लॉस रखी है, और ओवरऑल कॉपर में ट्रेंड तेजी का ही है। तो बढ़त यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिल रही है, वो भी इंडस्ट्रियल, यानी कि कॉपर, चांदी जैसे कमोडिटीज में आपको लॉन्ग करके यहाँ पर कारोबार करना है। वैसे ने ट्रुथ सोशल पे कहा है कि आज 12 बजे यूएस टाइम यानी कि 9:30 बजे इंडिया टाइम पे वो टैरिफ लेटर्स या डील्स की चिट्ठियाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज को भेजेंगी। लेकिन क्या इसमें इंडिया का नाम है या नहीं, और या ये टैरिफ डील है या फिर ये किस तरह की चिट्ठी मिल सकती है, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय मेरे साथ हैं। लक्ष्मण नमस्कार, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी नमस्कार। दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिन 15 देशों को चिट्ठियां जारी करने की बात यूएस प्रेसिडेंट ने की है उसमें भारत के नाम के शामिल होने की संभावना कम है। दरअसल इसको सकारात्मक तरीके से भारत की जो टीम है वो ले रही है, क्योंकि जो चिट्ठियां जारी की गई जाएंगी वो दरअसल उन लोगों को जारी की जाने की संभावना है जिन पर ट्रंप की तरफ से एक तरफा टैरिफ लगाया जाना है या फिर एडिशनल टैरिफ लगाया जाना है। लेकिन जिन देशों के साथ डील होनी है उनके लिए अलग से यहाँ पे ऐलान किया जाएगा और भारत उन देशों में शामिल हो सकता है। यानी भारत को उम्मीद है कि चिट्ठियों के जरिए नहीं बताया जाएगा, दरअसल डील का प्रॉपर तरीके से ऐलान किया जाएगा। इसलिए आज रात में जो 9:30 बजे से चिट्ठियां जारी शुरू हो जाएगी 15 देशों की, उसमें भारत के नाम के शामिल होने की संभावना कम दिख रही है। अलग से डील के ऐलान होने की संभावना है, वो डील अंतरिम डील होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात की कुछ देर पहले से खबर ये आ रही है कि ब्रिक्स देशों पे अलग से 10% ड्यूटी लगाने की बात जो चल रही है यूएस की तरफ से, उसमें हमारे सूत्रों से बात उनका कहना है कि उसमें भारत शामिल होगा, उसकी संभावना बहुत कम है। तो ब्रिक्स देश होने के बावजूद उसमें भारत पर ड्यूटी लगेगी अतिरिक्त 10%, इसकी संभावना नहीं के बराबर देखी जा रही है। लक्ष्मण, ऑफ कोर्स ये सूत्रों से मिली खबर है और आप इसके ऊपर नजर यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये माना जाए कि जो इंडिया डील है वो अलग से यहाँ पर अनाउंस होगी, यानी कि आज 9:30 बजे जो चिट्ठियां जाएंगी उसमें शायद भारत के लिए कोई ऐलान ना हो और ये डील शायद कल आएगी। जी, दरअसल जो चिट्ठियां जारी होंगी उसमें भारत का नाम शायद इसमें ना हो, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। अब डील का ऐलान कब किया जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डील का जो मसौदा है उसको तो अंतिम रूप दे दिया गया है। भारत के जो नेगोशिएटिंग टीम है उनकी बातचीत हो चुकी, उन्होंने अपनी तरफ से मसौदा दे दिया है। फिर यूएस की तरफ से भी मसौदा दे दिया गया है कि एक तरफ से साझा बयान या डील के साझे जो डॉक्यूमेंट है वो एक दूसरे को साझा कर लिया गया है ताकि उसकी लीगल वेटिंग की जा सके। तो डील अब डन हो चुकी है, सिर्फ इसका औपचारिक ऐलान होने की बात है। तो ये संभावना है कि अब कल हो या कब हो, चूंकि एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि 9 जुलाई की जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो आखिरी डेडलाइन थी उसको ही बढ़ा करके 1 तारीख करने का फैसला लिया गया। यानी जिन देशों के साथ डील नहीं होगा उसके लिए जरूरी नहीं कि 9 जुलाई के बाद उन पे 26% की ड्यूटी लग जाएगी। दरअसल अब वो 1 अगस्त से लगेगी। और इसमें एक चीज और कि 10% जो बेसलाइन टैरिफ है वो डील होने नहीं होने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10% की बेसलाइन टैरिफ लगी रहेगी हर देशों पे। और लक्ष्मण, ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो अभी एज ऑफ नाउ डील निकल के आएगी वो मिनी डील है, यानी कि भारत के साथ यूएस की डील्स फेजेस में होंगी। हाँ, जो अभी डील होगी वो दरअसल एक मिनी डील होगी। इसमें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उन पर समझौता बनाने के आसार हैं। जो क्रिटिकल है जिसमें एग्रो प्रोडक्ट हैं, ऑटो हैं, वो सब शायद इस डील का एक बड़ा पार्ट ना हो। अभी जहाँ पे आम सहमति बन पाई है उस पर डील की संभावना है। और डब्ल्यूटीओ के नियमों के हिसाब से भी देखें तो अगर कोई छोटी डील होती है तो उसको आगे चल करके बड़ी डील में तब्दील करना पड़ता है जब विकसित और विकासशील देशों के बीच होती है। तो इस लिहाज से देखें तो ये मिनी डील तो होगी, लेकिन आगे चलकर इसको स्थायी बड़े डील में कन्वर्ट करेंगे। वेल, एब्सोल्युटली, यानी कि ये चीज़ आज कल में खत्म होने वाली नहीं है। अब तो 1 अगस्त का टाइम भी यहाँ पर मिल गया है, तो तब तक शायद ये यहाँ पर चलता ही रहेगा। लक्ष्मण जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत विस्तार से वो समझाने के लिए भी। तो आज 9:30 बजे यहाँ पर डील्स और टैरिफ लेटर्स तो यूएस से निकल के जरूर आएंगे, लेकिन इनमें शायद भारत का नाम नहीं होगा। एक मिनी डील है, इंटरिम डील है, जो शायद अलग से यहाँ पर अनाउंस की जाएगी। एज ऑफ नाउ सूत्रों के द्वारा हमें यही पता चल रहा है। वेल, टैरिफ की बात तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ के आपको एक और चीज़ बता दें कि 2025 में अब तक सोयाबीन ऑयल के लिए हमने प्राइस इंक्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा है। जिस तरह का डेटा एनालिसिस और डेटा क्रंचिंग की गई है, इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमतों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। सोने चांदी से भी ज़्यादा तेज़ी जो है वो यहाँ पर सोयाबीन तेल में देखने को मिली है। हमारे साथ ये आउट परफॉर्मेंस समझाने के लिए सानवित
ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी हैं। संदीप जी नमस्कार। जिस तरह से खाने के तेलों में हमने एक बढ़त आते हुए देखी है 2025 में, आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोगों ने चार्ट्स बनाए हैं कि सोयाबीन तेल सबसे ऊपर है, इवन सोना, चांदी, कॉपर उसके नीचे है। मनीषा जी, आप सही कह रहे हैं कि प्रोबली द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द 2025 उसका यदि कमोडिटी चार्ट देखा जाए तो सोयाबीन ऑयल दूसरे नंबर पे आ रहा है। उसका मेन कारण ये है, देखिए क्या होता है, सोयाबीन ऑयल की कीमतें ये अमेरिका में जो शिकागो मार्केट चलता है उस पे चल रही है और उसको लेके इन्होंने चार्ट बनाया। और अब अमेरिकन मार्केट में हमने देखा जो सोयाबीन की कीमत चल रही थी 42 से 44 सेंट, वो बढ़ के हो गई है 54 सेंट। ये कारण इसलिए बढ़ी है, एक तो सीजनल थोड़ा प्रेशर है उसके कारण बढ़ता है। दूसरा बात, अमेरिका में अमेरिका ने बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है सोयाबीन ऑयल का यूसेज बायोडीजल के लिए। तो उन्होंने 5.6 बिलियन गैलन्स का जो अनाउंसमेंट किया है और सारे 45Z ये सब प्रोग्राम्स उन्होंने जो बनाए हैं, तो इसको लेके सोयाबीन ऑयल का कंजम्पशन यूएस में बहुत बढ़ने वाला है बायोडीजल के लिए। और यूएस से सोयाबीन ऑयल एक्सपोर्ट होना भी नियरली इम्पॉसिबल हो जाना है। तो इस कारण से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है उसने बहुत बड़ी जंप ली है और उस कारण से वो दिख रहा है कि सोयाबीन ऑयल 2025 का फर्स्ट 6 मंथ्स का एक वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट कमोडिटी है। लेकिन साथ के साथ में ये भी है, देखिए कि जो प्रीमियम्स और डिस्काउंट्स होते हैं साउथ अमेरिका के, अमेरिका से, वो प्रीमियम्स और डिस्काउंट जो है वो बढ़ गए हैं। सो एट नेट सीएनएफ वैल्यू जो देख रहे हैं हम सोयाबीन ऑयल की, वो नेट सीएनएफ वैल्यू में उतना फर्क नहीं पड़ा है जो इंडिया में है। वो जो सीएनएफ वैल्यू है सिर्फ ओवरऑल आप समझिए 15 से 17% बढ़ी है। लेकिन ओनली शिकागो को आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट को, तो वो आपको 30 से 33% बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये एक फर्क है। तो नेट सीएनएफ वैल्यू जो सोयाबीन ऑयल की इंडिया में है, वो टोटल जो बढ़ाया है, उस बढ़ोतरी उसमें आई है, वो करीबन सिर्फ $100 की है या $110 की है। वो तो ये हमको उस मायने में इसको स्प्लिट करके देखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को। और वर्ल्ड में ब्राजील में भी उन्होंने बायोडीजल का ब्लेंड जो है 14% का B14 का B15 किया है। तो अब देखिए, पहले तो मतलब पाम ऑयल है, फिर रेपसीड ऑयल है, अब सोयाबीन ऑयल है। ये तीनों तेल का जहां जहां भी पैदावार स्ट्रांग हो रही है, पाम की मलेशिया में हो रही है, इंडोनेशिया में हो रही है, मलेशिया में हो रही है, रेपसीड की यूरोप में हो रही है, तो वहां सब लोगों ने अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट के लिए, अपनी बायोडीजल इंडस्ट्री की लॉबी को सेटिस्फाई करने के लिए वो बायोडीजल के मैंडेट उन्होंने बड़े बना दिए हैं और उसमें इंसेंटिव्स दे दिए हैं और उसमें कंपल्शन कर दिया है। उस कारण से ये अब सब तेलों का एक फ्लोर प्राइस हो चुकी है और वो फ्लोर प्राइस क्रूड को देख के ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो मैंडेटेड है, वो आपको कंपल्सरीली करना है। लेकिन तो डिस्क्रिशनरी जो होता संदीप जी, है, क्या इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा और आपको लगता है सेकेंड हाफ भी ऐसी ही तेजी रह पाएगी? नहीं, इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट आया है इसका, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आया है इंडियन मार्केट में। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, साउथ अमेरिका के जो प्रीमियम और डिस्काउंट थे, वो यूएस तो इतना बढ़ गया, 12, 13, 14 सेंट बढ़ गया था, लेकिन साउथ अमेरिका के प्रीमियम डिस्काउंट -600 हो गए। तो वो अल्टीमेटली असर जो लिमिटेड रहा है और उस कारण से अभी जो होना था हो गया। मेरे को नहीं लगता आगे सोयाबीन ऑयल में और कुछ दाम बढ़ने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। और दूसरी बात यह है संदीप जी कि इंडियन मार्केट्स में तो यहाँ पर हेज भी नहीं है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर शायद कॉमिक्स में हेज किया हो, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हो, उनके लिए काफी पैसा बना। नहीं, देखिए क्या होता है कि मनीषा जी, ये जो फॉरेन मार्केट में हेज करने वाले सिर्फ बहुत कम प्लेयर है, ऊपर के 2, 3, 4% कर पाते हैं, बाकी 95-97% नहीं कर पाते हैं, उनके पास उतना वेरवेदाल नहीं है। तो हमारे फ्यूचर्स मार्केट यहाँ चल नहीं रहे, तो वो बड़े नुकसान में, बड़ी तकलीफ में है वो लोग, बिकॉज उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट हेज करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो वो तो हम तो गवर्नमेंट को बार बार अपील कर ही रहे हैं कि आपको ये फ्यूचर्स मार्केट इंडिया में खोलना पड़ेगा। वर्ल्ड में सब जगह पे चल रहा है, हम हमारे लोगों को वंचित रखेंगे इससे, ये बात ठीक नहीं है। उनका नुकसान हो रहा है इस चीज में, देश का भी एक तरीके से इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा है कि जब इंडियन प्लेयर्स ही पैसा नहीं कमा पाएंगे तो फिर हमारा जीडीपी पे भी असर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये चीजें हैं साथ के साथ में, बट लेट अस होप गवर्नमेंट अपने विचार में अगले समय जब आएगा तब उसमें ध्यान रखेगी इस बात को। बट एनीवे, सिचुएशन इज कंफर्टेबल इन वेजिटेबल ऑयल इन इंडिया। अभी हमने देखा लास्ट अभी इम्पोर्ट भी महीना में जो हुआ है, जून महीना में 14.5 लाख टन का इम्पोर्ट हुआ है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी हर महीने 14 से 16 लाख टन के बीच में इम्पोर्ट होने वाला है। फेस्टिवल सीजन के लिए हमारा इम्पोर्ट का नंबर बराबर चल रहा है, अब इंडिया की बाइंग बराबर चल रही है और फ्लो आते रहेगा और उस हिसाब से माल का डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेगा। रादर इन दिनों में अलार्मिंग बात यह है कि एडिबल ऑयल का कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया मनीषा जी। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपील है कि भाई ऑयल है, शुगर है, ये सॉल्ट है, इनका कंजम्पशन कम करिए, फिट इंडिया बनाइए, 2027-47 तक का टारगेट जो दिया है, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपील का भी कुछ असर हम देख रहे हैं। कुछ असर ये हुआ कि वो पैकिंग जो हमारी यूनिफॉर्म जो 1 लीटर की जगह पे 800, 850, 900 जो हो रही थी, उसके कारण से भी कंजम्पशन कम हो गया। वो हमारा सेल्फ गोल ही हो गया इंडस्ट्री का।
तो ये थोड़ा कंजम्पशन रादर, अभी हमारी वरी ये नहीं है कि सप्लाई या इंपोर्ट, हमारी वरी है कि कंजम्पशन और डिमांड वो हमें चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। तो दैट इज कॉजिंग सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द इंडस्ट्री। बट ठीक है, ये एक फेज है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं। हाँ, इंडिया लेकिन में जैसे देखिए, आपने कहा, हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि आगे जाके फेस्टिविटीज़ हैं, तो होपिंग कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने आपके लिए यहाँ पर बेहतर जाएंगे एज एन इंडस्ट्री इन सेंस ऑफ कंजम्पशन। लेकिन बहुत शुक्रिया संदीप जी साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, प्राइस व्यू से लेकर और यहाँ पर इंडियन हेजिंग मार्केट के लिहाज से, और ऑफकोर्स पैकेजिंग में भी यहाँ पर चिंताएं जो बनी हुई हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करने के लिए। वाली इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय।